से खत्म होता है। बिंदुसार की बात करेंगे अगर हम, तो ये मौर्य साम्राज्य के यानी मौर्य एम्पायर के या मौर्य डायनेस्टी के हैं। ठीक है, इनके फादर का नाम, इनके जो फादर हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, फादर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये अपने आप में काफी है इतना जानना। और देखो, और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि बिंदुसार का, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार का कोई विशेष अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, जो बिंदुसार है उनका कोई खास अचीवमेंट नहीं है। तो अगर हमें इसमें समझना हो कि बिंदुसार के बारे में, तो ठीक है, शायद अवंतिका का ही ज्वाइन किया है, नाम नहीं लिखा है। ठीक, तो ये बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी से है और इनके पिताजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। और बिंदुसार का जो अचीवमेंट है वो ज्यादा हिस्ट्री में कुछ मिलता नहीं है। बस इतना है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे और इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इनका जो बेटा है वो अशोक है ना, इनका बेटा है वो अशोक है। तो चंद्रगुप्त के, बिंदुसार के बारे में सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ये दूसरे राजा हैं, है ना, ये सेकंड है, सेकंड इन मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये मौर्य डायनेस्टी में सेकंड है, यानी मौर्य वंश में सेकंड राजा है। दूसरी बात, इनके पिताजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये आजीवक सेक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, आजीविका, आजीविका सेक्ट यानी आजीवक संप्रदाय को मानते हैं। तो कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिंदुसार किस धर्म को, किस संस्कृति को मानते थे, तो आजीवक संप्रदाय, आजीवक सेक्ट को। ठीक है, तो आजीवक हैं वो आप जानते हैं इनके बारे में कि, और सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट यही है कि इनका बेटा अशोक है। और कभी आपसे इंपॉर्टेंस पूछेगा हिस्ट्री में इनका क्या है, तो इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि जो उन्होंने राज्य, जो उन्होंने एरिया, जो उन्होंने प्रॉपर्टी अपने पिताजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य से ली थी, उसी प्रॉपर्टी को वैसा ही अपने बेटे अशोक को दे दिया। ठीक है, वैसे ही सेम प्रॉपर्टी, अब उतनी ही प्रॉपर्टी उन्होंने अपने बेटे को दे दी। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि अगर हम अपनी जितनी संपत्ति हमारे पिताजी की है उतनी ही प्रॉपर्टी हम सारी, पहले तो हम बढ़ा के दें अपने आने वाली पीढ़ी को, और नहीं हो सके तो हम उसमें बर्बाद ना करें। तो ये बात थी। बाकी इन्होंने ना तो कोई एरिया को जीता है और ना ही इनसे एरिया किसी ने छीना है। ठीक है, बस जितनी प्रॉपर्टी थी उन्होंने पिताजी से ली, उतनी ही उन्होंने अशोक को दे दी। ठीक, तो ये चीज थी इनके बारे में, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब सीधे सीधे हम लोग अशोक पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं इनके बारे में? यस, अवंतिका समझ में आ रहा है? अवंतिका का मीडियम हिंदी है क्या था कि दर्शन? ठीक है, यस सर, मीडियम हिंदी है अभी ना। तो कोई नहीं, हिंदी है तो। देखिए, अब बात करेंगे हम लोग अशोका की। अशोक, देखिए अशोक, आपको पता है कि पहली बात यह है, द फर्स्ट द ग्रेट एम्पायर किंग, फर्स्ट है ये, फर्स्ट है पूरी दुनिया में जिसके द ग्रेट लगता है नाम के आगे। ठीक है, पहली बात, पहला ऐसा शासक है जिसके नाम के आगे द ग्रेट लगता है। उसके बाद, और
बाकी अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितने किंग हुए जिनके आगे ग्रेट लगता है, तो एक तो अशोक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के आगे भी लगता था। उसके बाद अकबर, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट भी लगता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी तो मुझे लगता है ऐसा कुछ ठीक है। क्या था इस पे? हाँ, अब देखते हैं हम अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक के बारे में पहली बात समझ लीजिए, अशोक का जो पूरा हिस्ट्री है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक हिस्ट्री वो है जो यानी निर्दयी अशोक है, एक वो है जो निर्दयी अशोक है, ठीक है। और एक वो एरा है जिसमें देवाना देवाना प्रिय अशोक है, देवाना प्रिय अशोक है। तो अशोक के दो फेज है हमारे सामने, एक वो है जिसमें निर्दयी क्रूअल अशोक है, और एक वो जिसमें देवाना प्रिय अशोक है। यानी ये वो समय है जब अशोक कलिंग राज्य से पहले, यानी बौद्ध धर्म अपनाने से पहले, ठीक है। तो अशोक जो राजा है, तो वो कभी भी ना, इनके टाइम पीरियड से क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। कभी भी आपसे यूपीएससी में टाइम पीरियड नहीं पूछेगा। दो तीन ऐसे फैक्ट है अशोक के बारे में। अशोक का लाइफ हमें दो पार्ट में डिवाइड मिलता है। पहला ये कि निर्दयी अशोक, और दूसरा ये देवाना प्रिय अशोक। यानी देवाना प्रिय का मतलब है कि देवताओं का प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय, देवाना प्रिय अशोक। तो ये जो दौर है यहां से लेकर यहां तक का, ये अशोक के राजा बनने से लेकर कलिंग युद्ध तक है, कलिंग युद्ध तक, ठीक है। और ये देवाना प्रिय जो है कलिंग युद्ध से लेकर उसकी मृत्यु तक है, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखना है। अशोक का लाइफ दो पार्ट में डिवाइड है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अशोक बचपन में या अशोक प्रारंभिक दिनों में कैसा था। तो अशोक प्रारंभिक दिनों में बहुत ही निर्दयी क्रूअल अशोक था, और जब उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, फिर वो देवाना प्रिय अशोक हो गया, यानी देवताओं का प्रिय अशोक हो गया। अब कुछ अशोक के बारे में फैक्ट लिखते हैं, ठीक है। पहली बात, अशोक के बारे में तीन फैक्ट समझ लीजिए आप। अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार है, ठीक है। अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार है। और उसके बाद अशोक की माँ का नाम धर्मा है। थोड़ा देख लेते हैं, चलिए। पिताजी कौन है? बिंदुसार, बिंदुसार। और माता का नाम धर्मा है, ठीक है, यानी धर्मा है। माता का नाम धर्मा है और पिता का नाम बिंदुसार है। और अशोक खुद में शैविज्म को फॉलो करता है। शैविज्म मतलब शैव धर्म को, ठीक है। यानी वो जो कल्चर है इसका, ये जो रिलीजन है, वो किसको मानता है? शिवा को, है ना। वो शैविज्म को मानता है, शैव धर्म को। प्रारंभ में वो शैव धर्म को मानता है। पहले वो आजीवक को मानता था, फिर शैव धर्म को मानता था प्रारंभ में, ठीक है। और कुछ और बातें हैं अशोक के बारे में, तीन बातें ये हैं, तीन क्या चार मान सकते हैं। पहली बात कि अशोक जब राजा बनता है, उस समय पूछा गया है कि अशोक राजा बनने से पहले किस जगह का राज्यपाल था, तो गवर्नर था। तो अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर था। पहले देखो क्या होता था कि पहले जो साम्राज्य होते थे उनमें जो राज्य के गवर्नर हुए, उसमें राज परिवार के ही बच्चे लगाए जाते थे, मतलब उनको ही बनाया जाता था। तो अशोक के 99 भाई थे, ऐसा लिखा हुआ है। और अशोक ने राज्य की लड़ाई में उन 99 भाइयों को भी मार दिया था, है ना। तो 99 भाई तो सगे तो नहीं होंगे, इतना है कि
उसे साम्राज्य प्राप्त करने के लिए एक बड़ा युद्ध करना पड़ा होगा, बड़ा वॉर करना पड़ा होगा, जिसमें लोगों की मृत्यु हुई होगी। तो पहली बात है कि अशोक जो गवर्नर कहाँ का है वो समझ लीजिए। गवर्नर है कहाँ के? उज्जैन के, ठीक है, उज्जैन के गवर्नर हैं ये, उज्जैन की, ठीक है, उज्जैन की ये गवर्नर है राजा बनने से पहले, ठीक है, बिफोर द एम्परर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बिफोर टू बी किंग, ठीक है, टू बी किंग, राजा बनने से पहले। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो तक्षशिला के हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वो तक्षशिला के हैं। तो गवर्नर कहाँ के हैं? उज्जैन के हैं, और बिफोर टू बी किंग, राजा बनने से पहले। तो अभी सिंपल सा समझना है, हमने यहाँ से शुरू किया, अशोक द ग्रेट। अशोक पहले वो राजा है जिनके नाम के आगे दा लगता है, द ग्रेट। उसके बाद अशोक की लाइफ हम दो भागों में बांटते हैं, क्रूअल अशोक और देवाना प्रिय अशोक, ठीक। फिर हमने देखा कि अशोक का कुछ पर्सनल यानी व्यक्तिगत इंट्रोडक्शन। पर्सनल क्या है कि फादर बिंदुसार हैं, माता धर्मा है, और खुद वो शैविज्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ पॉलिटिकल लाइफ उनकी। तो पॉलिटिकल लाइफ है, वो सबसे पहले उज्जैन के गवर्नर हैं, उज्जैन के राजकुमार हैं। उसके बाद सीधे से बात आते हैं कि उन्हें दो घटनाएं और होती हैं। पहला होता है कलिंग पर वार, वार ऑफ कलिंग, ठीक है, वार ऑफ कलिंग, वार ऑफ कलिंग, ठीक है। तो वार ऑफ कलिंग जो है पूछा गया। अच्छा, कलिंग समझा देते हैं आपको है क्या। ये कलिंग का मतलब क्या है? कलिंग जो है एक राज्य, जैसे मान लीजिए अगर आप देखो मैप यहाँ पे शो हो रहा है, तो कलिंग बताते हैं क्या है। देखिए ये मैप हम बना रहे हैं इंडिया का, देखिए यानी ये जो यहाँ जो राज्य है, ये जो राज्य है ये कलिंग है, ये वाला कलिंग राज्य है। यानी कलिंग का मतलब होता है उड़ीसा, ये जो राज्य है वो कलिंग है। मतलब अशोक के शासन काल में, अशोक का जो एम्पायर आप समझिए, यहां से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक है, लेकिन यह इससे आगे पीछे हर जगह अशोक का शासन है, ठीक है, यानी बहुत बड़ा शासन है। मगर ये एरिया अशोक के राज्य में शामिल नहीं है, पहले से ही नहीं है। अशोक क्या करता है, अपने शासन के, अपने राज्य गद्दी स्वीकार करने से 8 वर्ष बाद, ये भी कई बार क्वेश्चन आया कि अशोक ने अपने शासन के 8 कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया है, ठीक है। तो वार ऑफ कलिंग आफ्टर 8 ईयर, ठीक है, आफ्टर 8 ईयर, है ना, 8 साल के बाद कलिंग युद्ध किया। अब कलिंग समझ के, कलिंग क्या है, तो कलिंग एक राज्य है, कहां पर है? उड़ीसा में, उड़ीसा के आसपास में। अब थोड़ा कलिंग के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कलिंग का। देखिए जो कलिंग है वो, कलिंग या सीधे सीधे हाँ कलिंग की तरह लिखते हैं। जो कलिंग है, कलिंगा, वो रीजनल पावर है। रीजनल मतलब क्षेत्रीय राज्य है, ठीक है, ये एक रीजनल स्टेट है या रीजनल पावर है, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद है कहां पर है? उड़ीसा में, ओके, उड़ीसा में है। यहाँ का जो राजा है, राजा है वो है खारबेल, समझ लीजिए, यहाँ का राजा है वो खारबेल है, खारबेल, खारबेल राजा है, खारबेल। और खारबेल जो है जैनिज्म को फॉलो करता है ना, जैनिज्म को फॉलो करता है खारबेल। तो ये कुछ कहानी है, ये कुछ बातें हैं अशोक मतलब कलिंग के बारे में। कलिंग जो है उड़ीसा में है, जहां आप यहाँ पे आप अच्छा रहेगा कि आप छोटा सा मैप बना दें और यहाँ पे इस तरह से लोकेट कर दें, तो आप भूलेंगे नहीं।
ठीक है। तो कलिंग उड़ीसा में है, और उड़ीसा में भी राजा कौन है? खारवेल, जो कि जैन धर्म का अनुयायी। तो ये राज 8वें वर्ष इसको आक्रमण करते हैं, और उसी को जाना जाता है वार ऑफ कलिंग। तो कलिंग का जो युद्ध होता है, देख लीजिए, वार ऑफ कलिंग। कभी आपसे क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले वार ऑफ कलिंग कब हुआ, तो 261 बीसी, 261 बीसी में हुआ है, 261 बीसी। वैसे ऐसा तो कभी फैक्चुअल पूछता नहीं है, बट इतना पूछता है कि तुरंत आक्रमण नहीं किया था उसने, 8 साल के बाद किया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, लगभग 1.5, ध्यान दीजिएगा, कितनी, इस युद्ध का रिजल्ट बताते हैं हम क्या हुआ। इस युद्ध का रिजल्ट हुआ कि 1.5 लाख इसमें जो है पीपल मारे गए, 1.5 लाख किल, लगभग 1.5 लाख लोग उस पे मारे गए थे उस युद्ध में, और लगभग 2.5 लाख, ठीक है, अरेस्ट कर लिए गए, ठीक है, अरेस्ट कर लिए गए, अरेस्ट। तो यानी लगभग 1.5 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए। अब इस युद्ध की बात इतनी क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये वो युद्ध है जिसने अशोक का एक क्रूअल, यानी जो निर्दयी अशोक है, उसको देवाना प्रिय अशोक में चेंज कर दिया। तो सबसे पहले पूछेगा डिस्कस अबाउट द कलिंग वार। ओके, तो सीधे बताना है आपको, कलिंग इज ए रीजनल पावर या रीजनल स्टेट इन ओडिशा। द किंग इज खारवेल, दैट इज द जैनिज्म। आफ्टर 8 years अशोका अटैक द कलिंग। अब ये जो कलिंग पे अटैक किया 8 साल बाद, उसमें 1.5 लाख लोग मारे गए। अब बात यहां तक आती है, जब अशोक ने जब देखा 1.5 लाख लोग बहुत होते हैं एक फील्ड में, अगर कहीं 1.5 लाख डेड बॉडी पड़ी है और आपको खड़ा कर दिया जाए। अभी जब बस 2008 में या 7 में एक मूवी आई थी अशोका द ग्रेट, इसमें शाहरुख खान अशोक बनते हैं, तो आप उसको देखिएगा कि वहां पर 1.5 लाख बॉडी को देखने के बाद उनका माइंड अचानक से चेंज होता है कि ये हमने क्या कर दिया, हमने मिट्टी को, जमीन को पाने के लिए लोगों की लाशें बिछा दी, और वहां उनका एक हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन कैसे होता है, एक छोटी सी बच्ची आती है, और नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है, वो राजकुमारी होती है, खारवेल की बेटी है, तो छोटी 14-13 साल की है, और वो आती है हाथ में चेन लिए हुए और बोलती है कि हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे, बंदी बनाएंगे। तो वो अशोक उस छोटी सी बच्ची को देखकर रुक जाता है। मतलब क्या होता है कि अशोक का तलवार चलती है सिर्फ, और कुछ नहीं, और जब वो छोटी बच्ची को सामने देखते हैं एक चैन हाथ में लिए हुए, जंजीर, तब उनकी तलवार रुक जाती है। और जैसे ही तलवार रुकती है, वैसे ही अपने आसपास वो डेड बॉडी को देखते हैं, क्योंकि तलवार चल रही थी तब तो वो देख ही नहीं रहे थे कि कितने लोग मर रहे हैं। तो तलवार रुकती है, तब वो लड़की उनको बोलती है हमें बंदी बनाना है आपको, तब वो रुकते हैं, तब उनको एहसास होता है, तब वो बोलते हैं कि ये गलत हुआ। इसी का उन्हें बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है, उन्हें रिग्रेट फील होता है। देन ऐसा लिखा है कि बुद्ध मॉन्क उपगुप्त came in the battlefield and convert in Buddhism। ठीक है, तो एक उपगुप्त नाम के व्यक्ति हैं, उपगुप्त। ये भी कई बार क्वेश्चन बना है कि उपगुप्त कौन है। ठीक है, तो उपगुप्त वो व्यक्ति हैं जो अशोक को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। तो कभी कहा गया ये उपगुप्त भी छोटे से ही है, लगभग 14-15 साल के भिक्षु हैं ये। ठीक है, और ये श्रीलंका से आए, श्रीलंका से। अब ये देखो क्या होता है कि अब श्रीलंका के भिक्षु वहां युद्ध के मैदान में क्या करने गए, उससे हमें लेना देना नहीं है।
क्वेश्चन ये है कि हु कन्वर्ट अशोका इनटू बुद्धिज्म, द नेम इज उपगुप्त। बस इतना हमें मानना है। तो कैसे पहुंचे, क्या होगा उससे समझ में आ जाए नहीं। तो ये था कलिंगा वार। तो आप समझ गए कि अशोक के लाइफ में कलिंग वार का मतलब क्या है। तो कलिंग वार के कभी आपको शॉर्ट नोट लिखना हो तो कलिंग क्या है वो लिखना है, कलिंग का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ वो लिखना है, इसका परिणाम क्या हुआ वो लिखना है। ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ कि अशोक जो है अब, सर हाँ सर उपगुप्त 14 से 15 क्या है सर? मतलब जो उपगुप्त नाम के मॉन्क हैं, उपगुप्त, Yes, उनकी एज है 14-15 साल। तो छोटे से वो भी है, बौद्ध भिक्षु है, तो उनको वो कन्वर्ट करते, इसको बोलते हैं दीक्षा देना, है ना। और हाँ, बुद्धिज्म में यही होता है। एक वर्ड और होता है प्रवज्या। कभी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जो ये सारे वर्ड है ना बुद्धिज्म कल्चर से जुड़े हुए हैं, कभी पूछ सकता है प्रवज्या क्या है। तो प्रवज्या इज ए रिचुअल एक्टिविटी, एक धार्मिक क्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है, उसको हम लोग प्रवज्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी इसकी दीक्षा है, दीक्षा देना। ठीक है, तो ये है। तो ये था कि देखो कभी कलिंग वार के दो सबसे बड़े परिणाम हुए थे। कलिंग वार के दो सबसे बड़े, पहला परिणाम ये हुआ कि अशोका कन्वर्ट इनटू बुद्धिज्म, यानी अब अशोक जो राजा था, जो तलवार चलाता था, अब वो अहिंसा के मार्ग पे चलना शुरू कर दिया, पहला। दूसरा सबसे बड़ा रिजल्ट ये हुआ कि अशोका अब राज्य विजय के जगह पर धम्म विजय शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा हम राज्यों को नहीं जीतेंगे, हम लोगों के दिलों को जीतेंगे। तो दो काम हुए मेन, पहला अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, और दूसरा अशोक ने राज्य विजय को छोड़कर धम्म विजय अपना ली। अब उससे ये फर्क नहीं पड़ता था कि कलिंग उसके है भाग में कि नहीं है, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि अशोक ने धम्म विजय अपनाई, अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अशोक ने अपना प्रशासन खत्म कर दिया। उसका मतलब ये नहीं है कि अशोक साधु महात्मा बन गया। उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी सेना को समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं था। लेकिन उसने ये बोला था हम किसी एरिया पर आक्रमण नहीं करेंगे। अभी कभी आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने से नहीं हुआ, क्योंकि अशोक ने ना तो अपना प्रशासन कमजोर किया और ना ही अशोक ने राज्य करना कमजोर किया, और ना ही अशोक ने सेना अपनी खत्म की। अशोक के जीते जी किसी ने उसके राज्य की 1 सेंटीमीटर जमीन भी नहीं ले पाई, अशोक जब तक जिंदा था। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अशोक बौद्ध धर्म कन्वर्ट होने की वजह से खत्म हो गया। ठीक, ये चीज ध्यान रखना ही। बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन बनेगा, आप कहां तक सहमत हैं कि अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया इसलिए सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था आपका। अभी आपको फॉर्मेट में मैं बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में बता देता हूँ। फॉर्मेट में क्या होगा कि अगर पहले तो सीधे लिखना है कलिंग युद्ध। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बारे में सीधा लिखना है इसमें फॉर्मेट में कि व्हाट इज द कलिंग, कलिंग क्या है ये लिखना है ना। व्हाट इज द कलिंग और कलिंग, उसके बाद है कलिंग क्या है, उसके बाद लिखना है व्हाट इज द कलिंग वार, व्हाट इज द कलिंग वार, है ना। कलिंग वार क्या है वो बता देंगे। उसके बाद है कॉज ऑफ कलिंग वार, कॉज ऑफ, कॉज, हाँ या कह सकते हैं कॉजेस, कॉज ऑफ कलिंग वार, कलिंग वार, कलिंग वार के कारण क्या है। ठीक है, कलिंग वार के क्या कारण है। और उसके बाद है
रिजल्ट ऑफ कलिंग वार, रिजल्ट ऑफ कलिंग वार, ठीक है, कलिंग वार, क्या कलिंग वार के रिजल्ट हुआ। तो आप समझ गए कलिंग वार का रिजल्ट आपको दो बताना है ना, एक तो अशोका के बारे में बताना है, और दूसरा धम्म विजय के बारे में, ठीक है, धम्म विजय, अभी बात करेंगे धम्म विजय की। तो ये पूरा आप इसको 160 या 150 वर्ड या 100 या 125 लिख सकते हो। इस मैटर को लिख लोगे आप, बताएं मित्रजन। अवंतिका समझ में आ रहा है आपको? जी सर। हाँ, तो पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन टॉपिक को कैसे हम फॉर्मेट करें, हाउ टू डिजाइन माय टॉपिक्स। आपको वहां पे सीधे दिया होगा कलिंगा वार। अब कलिंगा वार के बारे में, कलिंग वार के बारे में आपको क्या क्या लिखना है वो ये है, तभी आप 100 या 125 वर्ड कर पाएंगे। ये फॉर्मेट करना बहुत जरूरी है। तो ये था कलिंग वार। अब हमने अशोक के बारे में हमने दो बातें समझ ली, एक ये कि वो उज्जैन के राजकुमार हैं, दूसरा ये कि दूसरा हमने ये समझा कि उन्होंने कलिंग युद्ध किया, है ना, कलिंग युद्ध या कलिंगा वार, है ना, कलिंगा वार। अब ये एक चीज और बताऊं मैं आपको कि आफ्टर, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर कलिंग war he start the धम्म, उन्होंने धम्म शुरू किया। तो सीधे सीधे बनेगा कि व्हाट इज द धम्म, व्हाट इज धम्म, यानी धम्म है क्या, ठीक है, धम्म क्या है उसको समझना है। और इंपॉर्टेंस ऑफ धम्म, what is the importance of dham, what is the importance of dham, इसके बारे में बात करनी है, धम्म क्या है, ठीक। और उसके बाद है धम्मा एंड मौर्य डायनेस्टी, इस तरह से, यानी धम्म और मौर्य वंश। तो ये बात करेंगे सीधे सीधे। तो मतलब हम बात करेंगे धम्म की। बता सकते हैं कोई क्या है धम्म? ये देखो, अशोक ने कलिंग वॉर के बाद एक अपना एक लॉ एंड ऑर्डर या कह सकते हैं डिसिप्लिन जारी किया, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता दूं कि धम्म इज नॉट ए बुद्धिज्म, तो धम्म जो है वो बौद्ध धर्म नहीं है। तो धम्म अशोक द्वारा शुरू किया गया प्रजा एवं अधिकारियों के लिए नियम कानून है। एक वर्ड में बोलेगा तो व्हाट इज द धम्म, तो लिखना है धम्मा is rule and regulation for people of Magad, है ना, people of Magad and administrators, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी प्रशासन। तो हमारी बात आप समझ गए कि क्या है ये धम्म इज ए रूल एंड रेगुलेशन। धम्म राज्य के लोगों के लिए और अधिकारियों के लिए एक नियम कानून है। धम्म के हिसाब से हर आदमी को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और धम्म है क्या? धम्म का मतलब है कि हमें लोगों की भलाई करना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। यानी जो बुद्ध की फिलॉसफी है
जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि सत्य बोलना, है ना, अपरिग्रह, किसी धन एकत्रित न करना, ठीक है, अहिंसा, अहिंसा का मार्ग अपनाना। तो धम्म जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का ही सार है, समरी ऑफ बुद्धिज्म। बट ही डिड नॉट डिजाइन द नेम बुद्धिज्म, क्योंकि अशोक चाहता है कि हम किसी पर बुद्धिज्म को थोप नहीं सकते, हम बुद्धिज्म को जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि आप भी बुद्धिज्म को अपनाएं। हालांकि अशोक स्वयं में बुद्धिज्म को अपनाया है, वो बौद्धिस्ट है, लेकिन अपनी जनता के लोगों को, अपने अधिकारियों को वो कभी ये फोर्स नहीं करता है कि आप भी बुद्धिज्म को अपनाएं। वो कहता है कि हमें धम्म का पालन करना है। तो धम्म में जो नियम कानून है वो सारे वही है जो बुद्धिज्म में है, लेकिन नाम उसका बुद्धिज्म नहीं है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्धिज्म अशोका द ग्रेट क्यों है, वाई अशोका एज नोन एज द ग्रेट, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कोई आदमी खुद रिलीजन को एक्सेप्ट करे और वो सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर, अशोका द ग्रेट को सुप्रीम पावर, पहले भी सुप्रीम पावर था, कलिंग के वार भी सुप्रीम पावर है, बाद भी, फिर भी वो किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि आप सब लोग बौद्ध धर्म अपनाएं। इसीलिए वो अशोक द ग्रेट है, मतलब उसके अंदर जो सेकुलरिज्म है वो चरम पर है। यहां समझ रहे हो, जय श्री राम नहीं बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये बात है, आज के समय में उस समय में इतना अंतर है। अब अशोक जैसा राजा कभी किसी को फोर्स नहीं करता है, इसके पास सब कुछ है, और ठीक है। तो ये चीजें हैं। धम्म क्या है, धम्म एक रूल एंड रेगुलेशन है। किसके लिए, कई कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पीपल ऑफ मगध, तो मगध की जनता है, उसके अशोक का कहना है कि भाई सब लोग धम्म का पालन कीजिए, और जो उसके अधिकारी हैं उनके लिए उसका आदेश है कि आप सब लोग धम्म का पालन कीजिए, ठीक है। तो ये था। तो आप लिख सकते हैं कि धम्म क्या है, तो व्हाट इज द धम्मा। तो धम्म इज ए रूल एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मगध, लोगों के लिए और मगध के लिए नियम का। दूसरा है व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ धम्म। अब धम्म का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है। धम्म का महत्व यह है कि एक बार क्वेश्चन आता है कि अगर अशोक नहीं होता तो बौद्ध धर्म नहीं होता, अगर बौद्ध धर्म नहीं होता तो अशोक नहीं होता। आपने एग्जाम में या बुक्स में कई बार कई जगह सुना होगा, कैसा बोला जाता है, अगर बुद्ध नहीं है तो अशोक नहीं होता, और अशोक नहीं होता तो बुद्ध नहीं होता। तो पहली बात सुनिए कि बौद्ध धर्म नहीं होता तो अशोक क्यों नहीं होता, इस पे हम बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। बौद्ध धर्म नहीं होता तो अशोक नहीं होता, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर बुद्धिज्म को अशोक स्वीकार नहीं करता, अगर बौद्ध धर्म नहीं होता, तो अशोक एक क्रूअल, एक निर्दयी अशोक से देवाना प्रिय अशोक नहीं होता। यानी अशोक, कल्याणकारी अशोक किसने बनाया, बुद्धिज्म ने। इसका मतलब समझ गए कि अगर बुद्धिज्म नहीं होता तो अशोक नहीं होता। अगर अशोक जैसा था क्रूअल, 99 भाइयों को मारा है, आप समझिए हम कैसे उसको याद करते हैं। अगर बुद्धिज्म नहीं होता तो वो कल्याण के रास्ते पर नहीं चलता। तो ये बात तो क्लियर है, बुद्धिज्म होने की वजह से वो कल्याणकारी बना, उसने अपनी जनता को, अपनी प्रजा, अपनी जनता को अपनी संतान माना। तो इसका मतलब है बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक की ख्याति और बढ़ी। तो बौद्ध धर्म नहीं होता तो अशोक नहीं होता। ये सेंटेंस समझ में आया इतना? यस अवंतिका। तो उसके बाद अगर अशोक नहीं होता तो बौद्ध धर्म नहीं होता। हम बता रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ धम्मा। अशोक नहीं होता तो बौद्ध धर्म नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया। अशोक की वजह से ही
बौद्ध धर्म को लोग दुनिया वाले जाने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अधिकारी लगाए। उसने अपने बेटा और बेटी दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो शायद है अगर अशोक नहीं होता तो बुद्धिज्म को हम में से कोई नहीं जान पाता और बुद्धिज्म खत्म हो जाता। तो अशोक ने बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया, इसलिए सेंटेंस अशोक नहीं होता तो बुद्धिज्म नहीं होता, इसलिए सही है। बस आपको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिखना है आसपास की बातें, बाकी मेन पॉइंट यही है। क्यों मित्रजन, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग तो ये था आपका अशोक। अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा से आप लोग कनेक्ट कर लेना, ठीक है? या फिर एक काम करते हैं, अशोक के अभिलेख हम लोग कल ही टॉपिक करेंगे, क्योंकि कल एक और स्टूडेंट आने वाले हैं, आज नहीं आ पाए, तो हेडिंग डाल दीजिए अशोक के अभिलेख, इसको हम कल करेंगे, ठीक है? ठीक है मित्रजन, अवंतिका, अशोक के अभिलेख यानी रॉक एडेक्ट ऑफ अशोका, ठीक है? इसको हम लोग कल ही करते हैं, यही से शुरू। हम बताएं कि अशोक के शिलालेख क्या है, 13 अभिलेख हैं, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? कल की क्लास में, क्लास आपकी 5 बजे से ही है, आज किसी वजह से